अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में 3 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया, लेकिन अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा इरफान कादर साहब का नाम भी लिया जा रहा है। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये वाज़ेह किया है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम आइन में दर्ज तरीक़ाकार के तहत हतमी होगा। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। इससे पहले पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया, अभी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। आईनी अमल होता है, एक न्यूट्रलिटी और गैर जानिबदारी तो वैसे भी इलेक्शन में चाहिए होती है। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें। मैं वजाहत से कहूंगी आज फेक न्यूज का ताज उनको पहनाया जा रहा है। जी, कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए। प्लीज कयास पर बात ना करें। दूसरा अहम मामला डिजिटल मरदमशुमारी का है। कल मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी है जिसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मरदमशुमारी के मामले पर इंतखाबात मुलतवी होते नजर आ रहे हैं? क्या इसहाक डार के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद में इत्तेफाक हो जाएगा? और अगर उनके नाम पर इत्तेफाक हो भी जाता है तो उनकी मौजूदगी में आज़ाद इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा? और मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म के लिए काबिल कबूल नाम कौन से हो सकते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, गो के पीपल्स पार्टी के लिए ये फेक न्यूज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है। खुद इसहाक डार साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। बाय एनी चांस अगर इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो डू यू थिंक कि हम इससे इलेक्शन के नताइज भी डिटरमिन कर सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल डिटरमिन कर सकते, लेकिन ये बहुत ही एक तो गैर अखलाकी बात होगी। और गैर अखलाकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये फ़ैसला कर लेते हैं जो 18वीं तरमीम के बाद किया आपने फ़ैसला कि एक न्यूट्रल सेटअप होगा, तो उस न्यूट्रल सेटअप के माने ही यही हैं कि जो केयर टेकर्स हों उनका ताल्लुक़, उनकी सियासी वाबस्तगी किसी से ना हो, वो एक न्यूट्रल स्टांस उनका हो। और उसकी स्पिरिट यही थी, क्योंकि जब पहले पार्टी इलेक्शन कराती थी तो उसमें ज़ाहिर सवालात उठ गए थे, जैसे हमने 77 के इलेक्शन में देखा। तो इसीलिए बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये बड़ा ऐसा फैसला था कि चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमने कभी अपने मुल्क में इलेक्शन कमीशन को उतना ताकतवर नहीं बनाया, इसके बावजूद कि उसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की हमने, कि इलेक्शन कमीशन अगर उतना ताकतवर होता जिसकी मिसाल हम अपने पड़ोसी मुल्क की देते हैं, तो आपको शायद केयर टेकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, केयर टेकर गवर्नमेंट की। वो इलेक्शन कमीशन खुद ही इलेक्शन करा लेता और लुक आफ्टर कर लेता चीज़ों को। लेकिन जब आपने ये तय किया कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और केयर टेकर के साथ न्यूट्रल केयर टेकर होंगे, उसके माने यही हुए। अब अगर इसहाक डार साहब या XYZ कोई भी हो, सिर्फ इसहाक डार साहब नहीं, किसी दूसरी जमात का अगर आदमी हो, उसको आप जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो फिर उसमें और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो मेरा ख्याल है ये उस पूरी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा होता है तो उससे बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी करें, एक नए तनाज़े में जाएं। आपके मुल्क में ऐसे रिप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल लोग हैं कि जिन पर मुश्तमिल, और केयर टेकर का बहुत लिमिटेड काम होता है। उसका काम बुनियादी तौर पे ये कि इलेक्शंस के दौरान और एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को लुक आफ्टर करे, ना उसका किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में अमल दखल होना चाहिए, ना कोई बड़े पॉलिसी डिसीजंस वो कर सकते हैं। तो जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं सिर्फ उनको लुक आफ्टर करना होता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है और एक कंटिन्यूएशन हम देखे हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी और पार्टी का अगर कोई ऐसा आदमी है,
तो वो अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाएगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। वो कुछ ना भी करे तो शुकूक व शुबात रहेंगे। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि अगर निगरान वज़ीर आज़म का मामला ही मुतनाज़ हो जाता है तो फिर इलेक्शन का क्या होगा? देखिए, अभी तो यही हमें नहीं पता कि ये खबर कहाँ से आई है, और क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया में अब एक बड़ा आसान तरीका हम सब ने निकाल लिया है कि जी ज़राए से ख़बर मिली है। अब ज़राए की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये ज़ाहिर है आप ज़राए का एक बहैसियत जर्नलिस्ट आप किसी को बताते नहीं हैं, मगर आप अपने एडिटर को और अगर मामला ज़्यादा सेंसिटिव हो तो इवन अपने मालिक को ज़रूर उससे शेयर करते हैं कि ये कहाँ से आई है ख़बर। अभी तक ये पता नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मोहसिन बेग साहब की ख़बर चली थी, वो ख़बर कहाँ से आई थी, ये ख़बर कहाँ से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ख़बर भी कहीं से प्लांट की गई हो। रिस्पॉन्स देखने के लिए जो आमतौर पे हमने देखा है, ये तरीक़ेकार होता है कि कोई फिलर छोड़ दें, उस फिलर पे रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव है तो उसे आगे बढ़ाएं, अगर नेगेटिव है तो उसे विड्रॉ कर लें। तो मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब का ये फिलर, लेकिन अब जिस तरह उनके वज़रा, उनकी पार्टी के लीडर जिस अंदाज में बात करना शुरू की है, उन्होंने इशारे दी हैं, तो लगता यही है कि ये ख़बर भी मुस्लिम लीग नून के ज़रियों से ही आई है ख़बर, और अब उस पर वो देख रहे हैं इस पर डिबेट किस तरह होती है, रिएक्शन लोगों का क्या आता है। लेकिन अगर ये फ़ैसला होता है तो ये मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा। मज़हर अब्बास साहब, अभी तक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास और उनकी लीडरशिप के पास तो कोई नाम नहीं आया अभी तक। क्या आप यह समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई और ऑप्शन है या इसी नाम पर उन्हें इक्तफा करना पड़ेगा? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि दुबई में या लंदन में जो मुलाकात मियाँ साहब की होने जा रही है जरदारी साहब से, उसमें वो कायल करने की कोशिश करेंगे जरदारी साहब को कि किसी ऐसे सियासी शख्स का इंतखाब किया जाए निगरान वजीर आज़म के लिए जो इंतखाबात को इल्तवा में ना जाने दे। ये मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब और उनमें क्या है, क्योंकि अभी तो ये भी इत्तला है कि जरदारी साहब शायद दुबई में नहीं हैं, वो गालिबन पेरिस में हैं, और अब उनके दरमियान क्या एक्सचेंज होता है, क्या चीज़ें होती हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, लेकिन डेफिनेटली जो भी मामलात हैं, अगर जो गालिबन पीडीएम के, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के जो फियर हैं वो ये हैं कि इस पर क्यों बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि कोई माशी माहिरीन ही लाया जाए जो है एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक खदशात हैं, शुकूक व शुबात हैं। इससे लिए गालिबन ये फिलर भी इसी वजह से छोड़ा गया है कि अगर माशी मामलात ही की वजह से करना है तो सागदार में क्या खराबी है। कभी हफीज़ शेख साहब का नाम आ जाता है। मेरा ख्याल है जो भी, चाहे पॉलिटिशियंस हो, नॉन पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, कम से कम उसकी रेपुटेशन, वो एक रिस्पेक्टेबल शख्स हो और उसकी जो गुडविल हो वो सारे हलकों में हो। किसी ऐसे शख्स को एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल कोई भी इंटरिम या केयर टेकर गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स, बेसिक पॉलिसी मैटर्स पर जो है फैसले करने का या पॉलिसी बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग की तरफ से इस मामले पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी कायल करने की कोशिश की जाएगी। आप क्या समझते हैं, इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है? इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर सकती है या प्ले कर रही है, हम ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल इस सारे मामले में अमल दखल है, और किसी न किसी लेवल पे वो अमल दखल अभी हो रहा है। और ज़ाहिर है बातचीत जो हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, उससे बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट अवेयर भी है, और किसी न किसी हद तक शायद बातचीत किसी न किसी लेवल पे हो भी रही है। मज़हर अब्बास साहब, ये तो तय है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन 9 मई के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है इस मामले पर वो मैटर करेगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल पीटीआई अगर किसी न किसी अभी हमें पता ही नहीं है कि पीटीआई का बेसिकली मुस्तकबिल क्या है,
पीटीआई अगले इलेक्शन में हिस्सा ले पाती है, नहीं ले पाती, पीटीआई के चेयरमैन को हिस्सा लेने दिया जाता है, नहीं देने दिया जाता, लेकिन डेफिनेटली पीटीआई की एक मौसर और जो है वो ताकतवर आवाज़ तो है। तो पीटीआई यकीनी तौर पे इस फैसले को पसंद नहीं करेगी और मेरा ख्याल है इस पर रिएक्ट करेंगे वो। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाने के हवाले से तरमीम का इंदिया भी दिया जा रहा है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही गैर जमहूरी अंदाज हैं। इससे तो बेहतर है कि फिर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दें, फिर लड़ाई लड़ें, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो खुद इलेक्शन कराए, जिस तरह के भी इलेक्शन कराए, दूसरी जो अपोजिशन है वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे। हम माजी में चले गए हैं और हम माजी से सबक सीखने के बजाय हम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जिन गलतियों से निकल कर हम केयर टेकर की तरफ आए थे। मुझे अफसोस है कि ये वो जमातें कर रही हैं जिन जमातों की अपनी एक तारीख़ सियासी जद्दोजहद की रही है। आज उन्होंने पहले वो बेहतरीन चीज़ों में लाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उसी डगर पर चले गए हैं जिस डगर की वजह से ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट आया था, ये 18वीं तरमीम का कॉन्सेप्ट आया था। आज वो आइन को एक साइड में रख के वो फैसले कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ ख़ुद उन्होंने एक ज़माने में जद्दोजहद की थी। मज़हर अब्बास साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये कि इलेक्शन कब होने हैं। नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि 1-2 रोज़ में नई या पुरानी मरदमशुमारी के हवाले से भी फैसला हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। आपको क्या लगता है, इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। ये बड़ा अजीब व गरीब मुल्क है, यहाँ कोई भी चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है। इसीलिए बाहर के लोग अक्सर पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। तो हम चीज़ों को जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, मुझे लगता तो नहीं कि केयर टेकर का टेन्योर लंबा हो सकता है अनटिल अनलेस कोई बहुत खुदा न खास्ता कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन वो भी अगर आप बहुत इस तरह की चीज़ हो भी जाती है तो बहुत लंबे अरसे के लिए तो डिले नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई आप इलेक्शन एक्ट वगैरह में इस तरह की तरमीम लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि नीयत ठीक नहीं है और ये इलेक्शन को ड्रैग करना चाहते हैं, इलेक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके जो भी नताइज होंगे अल्टीमेटली, आज ये गवर्नमेंट में, कल ये अपोजिशन में होंगे, कल जब अपोजिशन में होंगे तो उनको भी उन नताइज का भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। वेलकम बैक नाज़रीन। कल से आज शाम तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इसहाक डार साहब का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म गर्दिश करता रहा और आज शाम जब पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि ऐसी कोई इत्तला पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास कोई नाम नहीं आया, तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस हवाले से वाज़ेह किया कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम आइन में दर्ज तरीक़ाकार के तहत ही फाइनल किया जाएगा। इस ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मज़हर अब्बास साहब से। हबीब साहब, मज़हर अब्बास साहब को भी यही लगता है कि ये खबर कहीं से प्लांट की गई है ताकि रिस्पॉन्स चेक किया जाए, और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि शायद ये एक टेस्टर के तौर पर किया गया। आपको क्या लगता है, इसकी क्या मकासद हो सकते हैं? आज मौजूदा हुकूमत के एक इत्तेहादी जमात ज़ाहिर है जिसके एक वजीर भी मौजूद है, यानी एक वजीर भी है इस हुकूमत में, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि इसहाक डार साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, क्या उन्हें आप मुस्तकबिल में निगरान वज़ीर आज़म देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझता कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उनकी पार्टी से बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं किया, ऐसी कोई मुशावरत तलब नहीं की। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये चीज वही जो आप कह रही हैं कि ये जो बात है बाज़ औक़ात फीलर के तौर पे छूट जाती है कि अगर मामला इस करवट बैठ गया तो जबरदस्त फाबे, और अगर ना बैठा तो उसमें हम फौरी तौर पे कहेंगे नहीं जी हम तो मजाक कर रहे थे। तो लिहाजा, और मजाक जब सियासत में मजाक किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है नहीं ऐसी तो कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। जाहिर है ये खबर तौर पर बड़े बावसूख ज़राए से आई, कई वज़रा ने जो PMLN से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने इसका अंदिया दिया। एहसान इकबाल साहब ने कहा
तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कुछ इत्तेहादियों ने अपना, जिसे कहते हैं ना, दे हैव पुट देयर फुट डाउन। अच्छा, वैसे हबीब साहब, मैं ये बात सोच रही थी कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, चाहती हैं कि कोई सियासतदान हो, और इसके साथ साथ माहिर मईशत का भी एक शोशा छोड़ा जा रहा था कि IMF के साथ जो हमारे मामलात है उसमें किसी माहिर मईशत को होना चाहिए निगरान वजीर आजम। इसहाक डार साहब में तो दोनों खूबियां हैं, फिर बुराई क्या है उनमें? देखिए, इसहाक डार साहब की मौजूदगी में, इसहाक डार साहब माहिर मईशत तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने वजीर खजाना है हमारे, आप कह रहे हैं उन्हें मईशत का कुछ नहीं पता? उनके दावे और हुकूमती बयानात अपनी जगह, लेकिन वो कतई माहिर मईशत नहीं है। पाकिस्तान की मईशत का जो हाल उनके दौरे वजारत खजाना में हुआ है वो हम सबके सामने है। $178 चला था और आज 200-300 रुपए के करीब है। कोई चीज संभल नहीं रही, मुल्क के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो ये होता है वजीर खजाना। तो इसलिए तो आप इन्हें ना कहें कि जनाब इन्हें ये बहुत बड़े माहिर मईशत है। हाँ, ये इनकी बहुत बड़ी खसूसियत है और मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए इसहाक डार साहब जैसा साथी एक असासा होता है कि सर्दो गर्म है, ऊंच नीच देखी हुई है, और उनके लीडर यानी नवाज शरीफ साहब का भरोसा उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और इसमें मैं समझ जो इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बनाने की बजाय अगर नवाज शरीफ साहब खुद निगरान वजीर आजम हो तो वही नताइज होंगे। अच्छा। यानी अब बतौर निगरान वजीर आजम मैं अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई नया तजुर्बा नहीं है। 1988 में जब असम्बली थी तो उस वक्त पंजाब में वो बजाते खुद निगरान वजीर आला थे और निगरान वजीर आला के तौर पे ही वो इलेक्शन लड़ रहे थे। IJI का वो हिस्सा भी थे और फिर उन्होंने इलेक्शन पंजाब के अंदर जीत भी लिया था। तो देखिए, ये मामला पाकिस्तान लीग नून इसमें काफी महारत रखती है, बल्कि यद तूला रखती है। तो उन्होंने कोशिश की कि अल्लाह करे ये वही 88 वाला दौर वापस आ जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूंकि इससे डसी हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह पता है कि अगर इसहाक डार साहब आ गए तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही निगरान वजीर आजम आ गए और फिर खुद ही वो इलेक्शन लड़ेंगे और खुद ही फैसला करवा लेंगे। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी उससे थोड़ी सी गुरेजा है। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आने वाली जो निगरान हुकूमत है उसे बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जरूरत आन पड़ी है? खुद इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि हाँ, इस पर तरमीम होने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी मूव हो रही है उसको सिर्फ एक ही तराजू में देखें, और वो मूव है इलेक्शन। यानी कुछ काम ये हो रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जा सके और कुछ काम इसलिए हो रहे हैं कि इलेक्शन को जल्द से जल्द करीब लाया जा सके। अब अगर इसमें आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन देखें तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे समझ आ जाता है कि कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन चाहती है और कौन सी पार्टी है जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहती है। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर ले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो ये समझता है कि इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, लेकिन उसका मोतदबा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं ये बिल्कुल कर रहा हूं, मैं कंजेक्चरिंग नहीं कर रहा, मैं आपको इसका ये अभी रिसेंटली इसी साल में जनवरी में जब असेंबलियां टूटी तो बाद पंजाब के अंदर इलेक्शन होने में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? सबसे बड़ी रुकावट PMLN थी। बिल्कुल। PMLN ने इस्तेमाल किया, PMLN ने अपनी हुकूमती इख्तियारात को इस्तेमाल किया, PMLN ने खजाना जनाब इसहाक डार साहब को इस्तेमाल किया। हालांकि अदालत के बाद अहकाम थे कि क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा कदम क्या होगा, लेकिन उन्होंने पूरा एक ऐसी फिजा बना दी, एक ऐसी स्मोक स्क्रीन, गर्दो गुबार की फिजा बना दी कि जिसमें उन्होंने अपनी मनमर्जी करवा ली और अदालती फैसला जख्मी होके एक तरफ पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन दस्तूर भी नीम जान हालत में है। और फिर इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि अब भी इलेक्शन गुरेज के रास्ते पर ही वो गामजन है और यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान की पार्टी की भी है। मौलाना फजल रहमान भी बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि KPK में उनकी सूरत हाल जो वोटों के लिए हवाले से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भी बाकायदा तौर पर गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी सिर्फ ऐसी जमात है जो समझती है कि इलेक्शन होने चाहिए। उसे पता है कि इलेक्शन अगर एक दिन भी या एक हफ्ता भी आगे चले गए तो फिर इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इसमें सदर आसिफ अली जरदारी की अगेन, ये भी कोई कंजेक्चरिंग नहीं है, माजी है।
आसिफ अली जरदारी जब 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो उस वक्त इलेक्शन थोड़े से आगे चले और जरदारी साहब ने इस मामले को पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंश्योर किया कि भाई अब जो डेट दी है उस पर इलेक्शन करवाए जाए। और फिर उन्होंने जनाबे नवाज शरीफ भी राजी किया कि नहीं आप भी इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इसलिए इलेक्शन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह अव्वल है और बाकी किसी पार्टी की तरजीह जो है वो नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात पीपल्स पार्टी के मुफाद में है, दीगर जमातें समझती हैं कि उनके मुफाद में नहीं है, क्या पीटीआई के भी मुफाद में है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कुछ दिन पहले तक, उनका ये ख्याल था कि अगर इस सूरत हाल इलेक्शन होते हैं तो हमें इलेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा लड़ना। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस ख्याल से रुजू किया, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अक्टूबर में या जो भी डेट हो, नवंबर हो, उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हत्ता कि वो इस सूरत हाल में भी इलेक्शन तैयार है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है कि उनके लोग जेलों में बंद हैं, उनके जो लोग हैं जो खासतौर पर उम्मीदवार हैं उन्हें काम करने की इजाजत नहीं मिल रही, और जो साबिक अरकान असेंबली थे किसी भी सतह के, खा वो कौमी थे खा वो सूबाई थे, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस बंद किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को जा रहा है, रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो वो एक काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है, तो लिहाजा वो भी एक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और नेचुरली अगर उनकी जगह कोई भी पार्टी हो तो वो ये समझेगी कि इलेक्शन होगा तो इसी सूरत में उनके ऊपर से दबाव कम होगा और फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतना खुल के उनके खिलाफ नहीं चल सकेगी। हालांकि अब मेरा ख्याल है कि ये तासुर भी गलत साबित हो गया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट थोड़ा हाथ हौला रखती हैं। यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाथ हौला नहीं रखा, इसने केपीके में भी पूरी तरह बनाती हुई इसने अपना काम किया है, और पंजाब में तो हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल पीएमएलएन का यूथ विंग के तौर पे काम कर रही है। अच्छा, लेकिन हबीब साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कुछ कम होंगी। हम देख रहे हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, और इसके साथ साथ पिछले 2 दिनों से मुसलसल हुकूमती वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात तो बहुत बढ़ सकती हैं। देखिए, मुश्किलात वो इस वक्त जिस पोजीशन में है इसमें मुश्किलात रहनी है, मुश्किलात होनी है, इन्हीं मुश्किलात में से रास्ता निकलेगा। हमने अपनी आंखों से बहुत से दफा देखा है कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली कैफियत होती है। अच्छा। इस आग के दरिया से डूब जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए काफी हद तक तैयार मुझे लगती है कि उसकी जो आला क़यादत है वो शायद तैयार है कि कहीं ना कहीं मतलब अगर गुजरना पड़ता है गिरफ्तारी से, मुकदमे से, सजाओं से, तो वो गुजर जाए। लेकिन असल बात यह है कि क्या वो हटने के लिए या कहीं और अपने मौकिफ से हटने के लिए तैयार है, तो वो शायद ऐसा नहीं है। अच्छा। अब ये नहीं आप कह सकते कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो सरेआम आए और माफिया मांगे और कहें कि जनाब हमने यूं किया, गलती करते हैं, हमने अपनी सोल सर्चिंग कर ली, ये नहीं होने वाला। तो वो इसकी कीमत देने के लिए वो रोजाना की बुनियाद पे, आपको पता है कि वो अपने डिजिटल मीडिया पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं हट रही और उसकी मुश्किलात में इजाफा जाहिर होना है। और फिर देखिए, एक वो कहा था ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे है जितने मुकदमे, कानूनी मुश्किलात उनके ऊपर है। यानी कौन सी एक ऐसी चीज है जिस पे मुकदमा नहीं है, यानी उनके अहले खाना का के साथ उनका ताल्लुक, बुशरा बेगम के साथ उनका ताल्लुक, वो इद्दत के सवाल की सूरत में अदालत में समाअत हो रहा है, उस पे भी उन्हें नोटिस आ गया है, उसके भी नोटिस आ रहे हैं। अच्छा, उनकी बहनों की जायदाद पे भी क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है। उनकी बेगम की दोस्त जो थी उनके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है। उनके इमरान खान के जितने साथी थे वो भी इस वक्त जेरे तफ्तीश है, मुकदमा रहे हैं। अच्छा, हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने छोड़ भी चुके हैं, लेकिन मुकदमात जो है वो अपने साबका किए हुए के भुगत की वजह से भुगत। तो अगर इसमें आप ऐसी
में 2-4 मुकदमात का और इजाफा कर दें तो इसमें जाहिर है जिस पे मुकदमे हो तो उसके लिए 202 मुकदमे भी कुछ ज्यादा मानी नहीं रखते। अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का अदालती निजाम आजादाना तौर पे इन मुकदमात का फैसला करेगा? ये है वो क्वेश्चन मार्क जिसका जवाब अगर आप मुझसे मई के आगाज में पूछती तो मैं आपको कहता कि हाँ, पाकिस्तान का अदालती निजाम इनका फैसला आजादाना करेगा। अब आप मुझसे पूछे कि आपकी राय में बदली, वो इसलिए बदली सब आपकी बातों से लग रहा है। जी 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 14 मई को जब इलेक्शन का फैसला आया वो इलेक्शन का फैसला ही होके अदालत के दरवाजे पर पड़ा है और हमारी अदालत में अब तक इस फैसले की तौहीन और खुली तौहीन मुल्क के 2/3 लोगों का हक्के राय दही गसब करने वालों को हमारी अदालत नहीं पूछ रही। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर आगे भी फिर मामला जो है वो शायद फिर कानून दस्तूर के मुताबिक नहीं होंगे बल्कि पंचायत और मसलहत की बुनियाद पे चलेंगे। अच्छा हबीब साहब, एक बार फिर से मैं केयर टेकर सेटअप की तरफ आना चाह रही हूँ। ये भी खबरें आ रही हैं कि लंदन में जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है और कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि दोनों बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब केयर टेकर सेटअप के मामले पर चाहते हैं कि सिर्फ उनकी मर्जी चले, ऐसा सियासतदान हो जो इंतखाबात को डिले की तरफ ना जाने दे। क्या खदशात है, क्यों इतने घबराए हुए हैं? सबके जहन में ये खौफ है कि कहीं इकोनॉमी की वजह से, कहीं किसी और वजह से ये सेटअप जो है, कोई भी जो निगरान सेटअप है वो आगे ना बढ़ता चला जाए। अब मैं आपको इसकी एक वजह बताता हूँ। देखिए, एक तो बुनियादी वजह यह है कि जो पीडीएम और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है ये इलेक्शन कराने तकाजा करने की अखलाकी साख खो चुका है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दस्तूर की शिकें साफ सुथरे अंदाज में है कि असम्बली टूटे तो इलेक्शन करवाने। ये जो हुकूमती ग्रोहे सियासतकारा है इसने सियासत के रोड़े अटकाए कि अब इन्हें पता चल रहा है कि अगर जब हम दस्तूर की एक शिक को रौंद चुके हैं तो दस्तूर की दूसरी शिक को कोई और भी रौंद सकता है। तो लिहाजा एक तो ये खौफ है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ जब इख्तिदार में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने इख्तिदार पे कब्जा किया था तो उस वक्त उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज किए थे और उन्होंने अजीज साहब को शौकत अजीज साहब उन्हें पसंद आए और उसकी बुनियाद पे उन्होंने वजारत खजाना उन्हें दे दी और उस वक्त भी जो मुल्क का खजाना था वो खाली था। और उससे कुछ अरसा पहले कौन थे हमारे वजीर खजाना? मैं आपके सामने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर रहा हूँ, चले जवाब भी बता देता हूँ। उनका नाम है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब 99 में इस मुल्क को इसी स्टेज डिफॉल्ट होने वाले थे हम, और उसी दौर में हमारे मुल्क में डॉलर अकाउंट्स बंद हुए थे। तो लिहाजा उस वक्त फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार पर कब्जा किया तो फिर उन्होंने जो काम किया वो टेक्नोक्रेट्स थे और उनकी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो थी वो 2002 तक बहुत अच्छी चलती रही थी। मैं आपको अर्ज करूं, मैं कोई आमरीयत का हामी नहीं हूं। आप नंबर्स उठा के देखें उन्होंने लिया शुरू कहां से किया था और छोड़ा कहां पे। बल्कि बहुत सारे लोग उस जमाने में भी जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम पे ये एतराज किया करते थे कि इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने 2002 में इलेक्शन कराए। इन्हें चाहिए ये था कि इलेक्शन ना कराते, उसी तरीके से प्रोफेशनली लोग काम चलाते और लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते रहते। तो खैर ये तो वक्त गुजर गया। अब PMLN को और पीपुल्स पार्टी को फिर से यही खौफ खाया जा रहा है कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि ऐसा मॉडल दुनिया में बात हो चुका है बिल्कुल कि टेक्नोक्रेट्स ने। ठीक है हबीब साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से अंदाज लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई और इस इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। साफ़ियों को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। हबीब साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। हबीब साहब, आर्मी चीफ ने अपने खिताब में क्या कहा? मेरे लिए ये पहला मौका है कि मैंने
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को आमने सामने इस तरह बराह रास्त खिताब करते हुए सुना है, और इससे पहले उनके खिताबात यूं टीवी पर नशर भी नहीं होते। शायद इसके पीछे कोई हदायत है उनके, क्योंकि जब वो आए थे, जब उन्होंने अपना ये ओहदा संभाला था, तो उसी वक्त उन्होंने कुछ इस तरह की हदायत जारी की थी कि जिसमें जाती नामो नमूद से उन्होंने काफ़ी गुरेज का इजहार किया था। तो खैर, आज मुझे ये पहला मौका मिला, तो मेरे बहुत सारे जो मैं आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी रखना चाहता हूँ और कुछ उनके ख्यालात। अच्छा। सबसे पहले मैं उनके ख्यालात करता हूँ जो उन्होंने कहा। आज वाकया कुछ यूं हुआ कि वजीर आजम ने भी तशरीफ लाना था, लेकिन वो लाहौर से उनका चूंकि तैयारा नहीं उड़ सका, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका, तो मौसम की खराबी की वजह से वो यहाँ, और जबकि जो जनरल आसिम मुनीर थे वो इत्तफाक से करीब ही मौजूद थे मुल्तान में, तो वो यहाँ से खाने वाले तशरीफ ले आए। अब वहां पे गुफ्तगू जब हुई तो मिनफॉल के जो हमारे मिनिस्टर है फूड सिक्योरिटी के जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जन साहब, हमें इस बात पे शर्मिंदगी है कि हमें जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर को दुरुस्त करें और आप जमीन करें या आप ये मामला हल कर, ये मसाइल हल करें। तो जब फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू का वक्त आया, तो जब उन्होंने तकरीर की, तो उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी बात की, और वो बड़ी दिलचस्प उस माहौल में और बड़ी खूबसूरत बात थी, उन्होंने कहा कि आप, ठीक है, हम सब की गलतियां हैं, लेकिन आप हम पे कोई बोझ नहीं डाल रहे, ये हमारा फख्र है कि हम अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा। तो बेसिकली उनके इस फिक्रे ने उनकी तकरीर की बाकी टोन जो है वो सेट कर दी। और फिर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पाकिस्तानी फौज, उन्होंने जो कुछ मैं उनकी तकरीर से अखज़ कर पाया हूँ, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के नंबर्स बताए कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, गंदम पैदा करने वाला इतना बड़ा मुल्क है, कोल में यानी कानकुनी में इतना बड़ा मुल्क है। उन्होंने मुख्तलिफ नंबर स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किए थे और उन्होंने उससे ये बिल्ड किया कि पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है, और वो बुनियादी वसाइल जिनकी बुनियाद पे, वो बुनियादी वसाइल जिनकी वजह से कोई भी मुल्क आगे बढ़ता है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये उनका आर्गुमेंट था। तो उन्होंने बताया कि अब फौज जो है इनमें से 5 बुनियादों पे काम करेगी। अच्छा। और उसमें से जरा एक है, उसमें से कानकुनी भी, में आईटी भी है, और ज़ाहिर डिफेंस प्रोडक्शन भी उसके अंदर आती है, जो आर्मामेंट्स वगैरह है। अब एक तो ये मुझे उनकी इस पॉलिसी, उन्होंने जो गुफ्तगू की और जिस तरीके से उन्होंने अपने 5 तरजीह के एरियाज बताए कि जिसमें पाकिस्तान की फौज मुआवनत करने के लिए तैयार है, तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज के सामने जो इकोनॉमी है वो अब एक सिंपल क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल बन चुका है, वो क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी बन चुका है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जनाब गंदम जो है उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि जिस मुल्क में फूड सिक्योरिटी जिसकी खतरे में पड़ जाए, उसके बाद उस मुल्क की सारी सिक्योरिटीज जो है वो इररिलेवेंट हो जाती। बिल्कुल ठीक। तो इसके बारे में भी उन्होंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ की। तीसरी कि जो उनकी तकरीर से मैंने अखज़ किया वो ये है कि वो इस मामले पे बिल्कुल माजरत खाना रवैया नहीं इख्तियार कर रहे कि पाकिस्तान फौज को अपने रवायती जो दायरा कार है उससे निकल कर काम करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे फौज का ये काम तो नहीं है कि वो एग्रीकल्चर चलाए, फौज का ये नहीं है कि वो आईटी को चलाए, ये तो सिविल गवर्नमेंट्स का काम है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो अपने नुक्ता नजर वाजे लफ्जों में ये बताया कि इन 5 कानकुनी भी फौज का काम तो नहीं है। तो वो बता रहे थे कि ये इन शोबों में काम करना है और इसलिए नहीं करना कि वो फौज कर रही है या कोई और कर रहा है। उन्होंने बड़े वाजे लफ्जों में ये हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये आपका मेरा मसला नहीं है, ये हमारा मसला है, आप और मैं नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने इस आर्गुमेंट को तकवीयत दी इकबाल के शेर से कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो सारे मामलात हैं वो हम इनको चलाएंगे और इसमें उनका कोई माजरत खाना रवैया नहीं था। बात जो शायद चौथी बात जो है जो मैंने उनकी गुफ्तगू से अखज़ की वो ये है कि उनकी नजरियाती बुनियाद,
देखिए बहुत कम, मैं बाजवा साहब की तकारीर भी सुनी, राहील शरीफ साहब की भी तकारीर सुनी, उनके ख्यालात से हबीब साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। कल इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।